Welcome friends, welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. Continuing with our series of lecture on plus one economics. We are doing today elasticity of demand, methods of measurement, and this is live recording in a classroom. That's why you will find questioning from students also. So before I begin, I have to tell you that this is a live recording, and we are doing methods of measurement. In our last lecture we have done degrees of price elasticity. Okay, in plus one economics we are concentrating only on price elasticity because in your syllabus income elasticity and cross elasticity is not mentioned, so we will be concentrating only on price elasticity. बाकी देखेंगे जैसे as the situation desires we will mold accordingly. Okay, now the methods. Now this is again एक ऐसी चीज है जो देखो आपने इसमें lot of numericals are coming और ये न्यूमेरिकल सारे इन मेथड्स पे बेस्ड होंगे. तो एक जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आपकी प्लस वन इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके बाद आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट. ये सारे फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं. तो थ्योरी के बाद एक आधा लेक्चर, एक दो लेक्चर जितने भी लगेंगे वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स. ठीक है. सो टुडे वी आर डूइंग मेथड्स. नाउ देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर 4 मेथड लिखे हुए हैं. अगर इसको देखो तो मैंने आप इसको देखोगे तो मैंने इसमें 4 मेथड लिखे हुए हैं. बट इन प्लस वन इकोनॉमिक्स वी विल बी डूइंग ओनली दीज 3 मेथड्स: परसेंटेज और proportionate method. Okay, then second total expenditure or total outlay method. Okay, and last one will be point method, or it is also called straight line method. straight line method. देखो इसके अलावा एक आर्क इलास्टिसिटी मेथड भी होता. जिस पॉइंट स्ट्रेट लाइन मेथड है इसको लीनियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड का, लीनियर मीन स्ट्रेट. एक होता नॉन लीनियर आर्क इलास्टिसिटी. ठीक है. तो वी विल बी कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन दीज 3: परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड पॉइंट मेथड. तो आप जरा ध्यान से देखो, कोई नहीं, सिंपल टॉपिक्स हैं, कोई इतना परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट वी विल बी डूइंग परसेंटेज मेथड. और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ परसेंटेज मेथड आप लोग कर चुके. कैसे? जैसे ही मैं लिखूँगा आपको पता चल जाएगा. परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड. देखो आप जैसे ही मैं लिखूँगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी हमने ये कर लिया. ये है जो फार्मूला आपने शुरू में पढ़ा था, PED. अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बताया, कहीं ED लिख देते हैं कहीं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, यहाँ परसेंटेज, no, not price, percentage change in demand or divided by percentage change in price of commodity ही है of course. ठीक है. इसको परसेंटेज को आप प्रोपोर्शनेट भी लिख सकते हो. प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ये आपको मैंने बताया हुआ. और इसका फार्मूला भी आपको बताया था, माइनस डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाई और परसेंटेज है इसलिए 100 किया. इसको 100 को आप इग्नोर कर सकते हो. ठीक है. और सीधा लिख सकते हो PED इज इक्वल टू माइनस, एक मिनट, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन, और इसको लिख सकते हैं PED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. ठीक है. अब इसमें P जो था वो था इनिशियल प्राइस. हाँ, इनिशियल प्राइस. Q थी इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. और डेल्टा का मतलब होता है चेंज. ये था Q1 माइनस Q, चेंज इन डिमांड. ठीक है. ये मैं इसलिए रश कर रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में. देन डेल्टा P, P1 माइनस P
चेंज इन डिमांड। इसको समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम फिर बना लेते हैं कि ये है, देखो प्राइस डिमांड, ठीक है, प्राइस 10 है, डिमांड 20 है, लेट अस से, ठीक है, प्राइस कम होके 50 हुआ, ये से 40 हो गई, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। अब इसमें मैंने फार्मूला लिखा PED, और अच्छा इस माइनस साइन को मैंने आपको बताया था इनसिग्निफिकेंट है। वाई इनसिग्निफिकेंट? क्योंकि माइनस साइन हम वहाँ लेते हैं जहाँ दो वेरिएबल्स का रिलेशन इन्वर्स हो, दैट इज प्राइस एंड डिमांड। अच्छा एक चीज़ और नोट करो, मैं हमेशा पहले प्राइस बोलता हूँ फिर डिमांड, क्योंकि प्राइस कॉज है और डिमांड उल्टा नहीं बोलना आपने, क्योंकि डिमांड और प्राइस अगर मैं बोलूँगा डिमांड इंक्रीजेस प्राइस फॉल्स, या ऐसे डिमांड को पहले ले लूँगा तो रिलेशन कुछ और ही निकलता है, ठीक है। तो नहीं, वो वैसे भी रिलेशन अगर डिमांड इंक्रीज कर रही है तो प्राइस क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। उल्टा हो गया रिलेशन, जो मैंने पढ़ाया वो नहीं है। तो प्राइस को कॉज बनाना, डिमांड को रिजल्ट, ठीक है। अब इसमें आपको पता, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। देखो ऑल दो इट इज़ वेरी सिंपल, लेकिन मैं फिर भी एडवोकेट करूंगा बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है। दिस इज पी, दिस इज दिस इज दिस इज, ठीक है। तो मैंने निकाला PED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू, यहाँ पहले निकाल लो, पहले डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा क्यू, एक मिनट जस्ट वेट, पहले यहाँ कर लेते हैं। P इज मेरे पास कितना है बोलो, P इज 10, Q इज डेल्टा P इज P1 माइनस P, 5 माइनस 10 -5। मैंने आपको बताया एक वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक है। और डेल्टा Q, Q1 माइनस Q, 40 माइनस 20, ठीक है। अब इसको मैंने जब वैल्यू में डाला, डेल्टा Q इज 20 अपॉन डेल्टा P -5 इंटू P इज 10, पहले तो ये माइनस किया, ठीक है, 2, और ये आएगा 20 से 20, ये 2 आ रहा है, यस सर 2 आएगा, है ना, हाँ। और आपको अब पता है कि 2 का क्या मतलब है, बताओ भाई 2 का क्या मतलब, बोलो आदित्य बोलो। इसका मतलब ये है कि डिमांड में चेंज प्राइस से ज़्यादा प्रोपोर्शन में आता है। इक्वल टू 1 आ जाए तो डिमांड में चेंज प्राइस के प्रोपोर्शन में, और लेस देन 1 आए तो इसका मतलब प्राइस में चेंज ज़्यादा है और डिमांड में कम है। तो आई होप कि दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर। कोई अब बाकी इसमें न्यूमेरिकल्स, n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आप करोगे, पूरी एक्सरसाइज आपकी बुक्स में, कुछ लोग कुछ 2 नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हमारे न्यूमेरिकल पे रहने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक इट विल बी डिफिकल्ट। अब इसको देखने में देखो सब कुछ लिखा हुआ है, ये लाइन पढ़ो, प्राइस एंड डिमांड हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयरफॉर इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट विल ऑलवेज हैव ए माइनस साइन। इनकम इलास्टिसिटी में नहीं आएगा ये, क्योंकि इनकम और डिमांड का रिलेशन डायरेक्ट है, पॉजिटिव है, इनवर्स रिलेशन में नेगेटिव। मेरे ख्याल से आई हैव मेड द थिंग्स वेरी क्लियर, इज इट? हाँ जी, पढ़ने, yes, you must give me response, okay, then next. So friends, remind you once again that this is a live recording in a classroom, so I am provoking my students to ask me questions, okay? Yes, next is total outlay और expenditure method। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, not price and demand. And what is expenditure? Price into
क्वांटिटी, ठीक है। इसको टोटल आउटले मेथड भी कहेंगे। अब इसके लिए देखो मैं एक एग्जांपल बगैर इधर देखे हुए, ये शायद कुछ और है, मैं कुछ और करूँगा, देखते हैं। डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, टोटल एक्सपेंडिचर एंड दिस इज PED, ठीक है। मैंने लिखा 9, 8, 7, 6, 5, 4, समझाता हूँ आपको, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसका टोटल एक्सपेंडिचर निकालो, P इंटू Q, 36, 40, 42, 42, 40। अब देखो पहला रिलेशन, if price and expenditure change in opposite direction, price and expenditure change in opposite direction, कि प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अगर रिवर्स करूं, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंडिचर कम, तो हम कहेंगे PED इज ग्रेटर देन 1। बनती बात। दूसरा ये price and expenditure, price, if due to change in price there is no change in expenditure, चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, एक्सपेंडिचर इज सेम, इसको कहेंगे इक्वल टू 1। और लास्ट, इफ प्राइस एंड एक्सपेंडिचर चेंज इन सेम डायरेक्शन, ये कम ये कम, ये अगर बढ़ गया ये बढ़ गया, PED लेस देन 1। तीन रिलेशन, प्राइस एक्सपेंडिचर ऑपोजिट, तो क्या होगा, बोलो पंडे। PED less than 1. No, greater than. If price and expenditure opposite direction, it is greater than 1. No change in expenditure, it is Equal to 1. and if price and expenditure changes in same direction, yes पंडे, Then it is smaller than 1. yes, got it। तो अब इसको देखो, अब देखो फॉर्चुनेटली यही टेबल बना हुआ है। अब इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है, देखो 9 से शुरू हुआ, 9, 8, 7, 6 वैल्यूज लिख ली, नीचे आ गया, ठीक है। और इसकी जो है ये यहाँ लिख ली। अब ये कुछ भी कर लो, 6 वैल्यूज लिखो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है। और डिमांड ले लो 5, 6, 7, 8। अब इसका एक्सपेंडिचर निकालो, सिंपल हो गया। दिस इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1। बनती बात। Yes, sir. कुछ भी लिख लो, आएगा ही आएगा। 6 वैल्यूज नीचे ले आओ दूसरी तरफ, आसान हो गया। Yes. अब इसका डायग्राम भी देख लो। अब वैसे तो यहीं बनना चाहिए, चलो मैं इस टेबल को यूज कर लूंगा, ठीक है। Yes, अब देखो इसमें, अब जरा ध्यान से देखना, पूछना मैंने तुमसे ही है, एक तरह से मैंने देखना है कि कितना तुम्हें समझ आया। यहाँ प्राइस लिया, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर लिया मैंने, नॉट डिमांड, क्या लिया, Total expenditure. अब मैंने ये तीनों चीजें एक डायग्राम में दिखानी है, और जो मैं कर्व बनाने जा रहा हूं दैट इज नॉट डिमांड, दैट इज एक्सपेंडिचर कर्व। 3 हिस्से हैं इसके, पहले इनवर्स है, फिर नो चेंज है, Then बाद में से. डायरेक्ट है। तो अगर मैं बताऊं तो इनवर्स के लिए कौन सी स्लोप बनती है, नेगेटिव। कांस्टेंट के लिए सीधा, और डायरेक्ट के लिए ये। अब देखो ये एक्सपेंडिचर कर्व बनाई मैंने, 4 हिस्से हैं इसके, A, B, C। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नो चेंज आएगा, प्राइस कुछ भी हो, एक्सपेंडिचर वही का वही, इक्वल टू 1। और ये हो गया PED Less than 1. हाँ जी, बहुत मुश्किल है ना, इजी। Yes. मेरे को बिल्कुल ट्रुथफुलनेस के साथ बताओ, ये पहले दोनों मेथड आपको समझ आए हैं कि नहीं आए। Yes.
ओके, देन वी मूव टू द थर्ड मेथड। प्लॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है प्लॉट करने, डोंट वेस्ट योर टाइम, हमने तो रिलेशन एक्सप्रेस करना है सिर्फ, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज, पॉइंट Point. अच्छा ये इसमें एल्फ्रेड मार्शल के दिए हुए मेथड्स हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर, वो तो आपको पता ही है, माइक्रो में 3/4 जो है, Alfred Marshall. ठीक है। अच्छा इसके बाद आते हैं पॉइंट मेथड, हैं Father of economics. पॉइंट मेथड, इसको ग्राफिक मेथड भी कहते हैं, याद रखना ये। Yes. लीनियर स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और लीनियर डिमांड का मेथड, लीनियर डिमांड का मेथड, ठीक है। Yes. Sir. अब इसमें फार्मूला जो यूज करूंगा मैं वो ये है, PED इज इक्वल टू लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम ए पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम ए Point. पॉइंट। सिंपल कर देते हैं, PED इज इक्वल टू लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय Upper part. अपर पार्ट, बनती बात Yes. है। अब इसको निकाल के देखते हैं। ये डिमांड कर्व हमने बनाई हुई है, देखो ऐसे बनी हुई है, मैं एक एक करके उठाऊंगा, बाकी स्लाइड में देखोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये डिमांड कर्व हमने ली है C&D, मैं यही ले रहा हूँ ताकि जब आप इसको पढ़ो तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। Yes. Sir. C&D, सबसे पहले पॉइंट मैं लेता हूँ इसका सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में लिया N, And. तो मैंने क्या लिखा, PED, ये पहला पॉइंट, एट पॉइंट N, फार्मूला क्या है, लोअर पार्ट बटे, Upon upper part. तो लोअर पार्ट क्या है, ND NC, ND अपॉन NC। अब ये बिल्कुल सेंटर पे लाई करता है पॉइंट, इसलिए ND इज इक्वल टू, देयरफॉर PED इज इक्वल टू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, ठीक है भाई। Yes. Sir. बता देना, नहीं समझ आता दोबारा कर लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेता हूँ, ये हमने लिया M, मैं वही पॉइंट ले रहा हूँ जो यहाँ है, PED एट पॉइंट M, LP अपॉन UP, दैट इज MD कह लो, MQ कह लो, जो भी है, ये MD लिखा हुआ है, हमने डिमांड का D ली हुई है, ठीक है। MD अपॉन MC, हाँ जी। अब ये क्लियर दिख रहा है, MD इज ग्रेटर देन, MC. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा बड़ा है, 3/2, Yes. Sir. PED इज ग्रेटर देन। देखो मैं तुम्हें कहा समझ के करो, है ही कुछ नहीं यार, तुम्हारी 10th से भी इजी है काम, लेकिन ये रट्टा लग सकता है, फिर दीवारों से टकरे मार लो तब भी रट्टा नहीं लग पाएगा। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अपने आप आंसर आते जाएंगे। अब एक पॉइंट में यहाँ ले लेता हूँ, P है, हैं Yes. Sir. PED एट पॉइंट P, LP अपॉन PD। PC. अब इसमें PD इज लेस देन, PC. तो देयरफॉर PD लेस देन Then 1 1, यहाँ साथ साथ लिखते जाओ, PD equal to 1. इक्वल टू 1, PED ग्रेटर देन 1, PED। Yes, plus 1. अब आया चौथा पॉइंट, हाँ भाई, ये क्या नाम, आदित्य, ये तेरे से पूछना मैंने, PED एट पॉइंट D, LP अपॉन UP, लोअर पार्ट है इसमें 0 अपॉन, अपर पार्ट तो है DC, लेकिन 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज 0. 0, ठीक है।
PED इक्वल टू 0। हाँ जी, नेक्स्ट एट C LP अपॉन लोअर पार्ट तो है CD डिवाइडेड बाई 0। Infinity. यस, ठीक है, इन्फिनिटी। ये देखो, अब इस डायग्राम पे देखो, सब वही पॉइंट है, LMNPQ। समझ में आता है? Yes, sir. ये 3 मेथड। अब मेरे को ये बताओ कितने के टफ है? इज इट? Oh, sir. ये तो डायग्राम्स वगैरह अब देखो कुछ नहीं, बहुत सिंपल। और ये मैंने ये बनी भी हुई है, लेकिन हमने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। आप इस वीडियो को देखो, सामने रखो, नोट्स को अपने सामने रखो, है ही कुछ नहीं। नाउ ये ठीक है। मैं देखो आर्क मेथड आपको जस्ट ये मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन यू नो नीड। आर्क मेथड में यहाँ पर हम सिर्फ एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बीच A एंड B, इसके बीच में इलास्टिसिटी मोर देन 1 पॉइंट, रादर 2 पॉइंट्स, ये भी तभी आर्क बनती हो। A to B, इसके बीच में हम इलास्टिसिटी, देयर इज अ फॉर्मूला, आई एम नॉट यूजिंग दैट फॉर्मूला। ओके, नाउ भाई देखो ये पार्ट जो है Yes. फॉर ए +1 इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, इनफैक्ट जो भी प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड पढ़ रहा है उसको ये पार्ट पी जाना एकदम समझ के साथ। देखो अब थोड़ा सा वापस चले। इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस के डिमांड में Stretchability. कितना, प्राइस के कारण डिमांड कितनी चेंज हो रही है। मोर इलास्टिक का मतलब होगा कि ज़्यादा चेंज हो रही है डिमांड। लेस इलास्टिक का मतलब होगा, Yeah. इन इलास्टिक का मतलब होगा कुछ भी। यहाँ वर्ड यूज होगा रिलेटिवली लेस इलास्टिक, इसका मतलब कि डिमांड ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रही है। रिलेटिवली मोर इलास्टिक, ज़्यादा, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी और डिमांड को इफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ कमोडिटी, सबसे पहले कमोडिटी किस तरह की है। देखो क्या है, व्हेन कमोडिटी इज नेसेसिटी। अब मैं इसमें देखो बिल्कुल इनइलास्टिक नहीं वर्ड यूज करूंगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक, Elastic. like food grains, vegetable, medicine, etc. Demand is generally inelastic. Generally inelastic. General word आ गया। ये किस लिए आया कि भाई बिल्कुल 100% नहीं कहते। As it is required for human survival and its demand does not fluctuate much. With the change. देखो क्या वर्ड है, does not fluctuate, Much. इसलिए इसको इनिला। अगर बाई चांस तुम देख रहे हो ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ रिलेटिवली इनइलास्टिक, तो आप इसको इनइलास्टिक को टिक करोगे। इज इट क्लियर? Yes. देन व्हेन ए कमोडिटी इज कंफर्ट Like. लाइक फैन, रेफ्रिजरेटर, डिमांड इज जनरली इलास्टिक। नेचुरल है कि प्राइस के साथ साथ इसकी डिमांड चेंज होगी। व्हेन द कमोडिटी इज लग्जरी, अब ये देखो, अब बोलो भाई, हाँ जी दोनों, मैं यहाँ आगे आ गया सामने, अब बगैर पढ़े हुए बोलो लग्जरी है। So sir, वही होगा inverse price increase. नहीं नहीं, मोर इलास्टिक है कि लेस इलास्टिक More है। elastic है. ये प्राइस कम होता है तो मैंने वो अमेज़न का एग्जांपल दिया था आपको, Yes. क्या भागते उसके। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जो मैं बोल रहा हूँ, वो पूछेगा ये गुड का नाम लेके बताओ क्या है। द लग्जरी इज रिलेटिव टर्म एज एनी, अच्छा ये आगे लिख दिया कि लग्जरी एक रिलेटिव टर्म है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। AC मेरे लिए लग्जरी है, बाई चांस किसी दूसरे के लिए जो बहुत पैसा, उसके लिए कंफर्ट हो सकता है। यूर गेटिंग? तो इसलिए कहा रिलेटिव टर्म, इसीलिए वर्ड भी हम रिलेटिवली इलास्टिक इनइलास्टिक यूज। पहला पॉइंट। फिर कह रहा हूँ भाई, पेपर आपका अगर ये बोर्ड का पेपर होता तो मैं पहले आपको ये रटवाता, सारी चैप्टर सारा एक तरफ, ये 5-7 पॉइंट एक तरफ, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप तकरीबन इसी पे। अब कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। हाँ जी, क्वेश्चन मैं आपको पुट करता हूँ, एक कमोडिटी है जिसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, उसकी डिमांड कैसी होगी? लेस इलास्टिक होगी कि मोर इलास्टिक होगी? Less elastic. क्यों? लेने ही लेना पड़ेगा क्योंकि है नहीं इलास्टिक, इसका सब्सटीट्यूट है नहीं। लेकिन इफ द सब्सटीट्यूट इज अवेलेबल तो डिमांड इलास्टिक बन जाती है कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है आप इलास्टिक, इसको पढ़ने की जरूरत है। इज इट ओके? समझ आता है? यस। नेक्स्ट, इनकम लेवल, जेब में पैसे कितने हैं ये भी तो डिपेंड करता है। Yes. Sir.
if I have high income, my demand will be less elastic. डिमांड पर मेरी प्राइस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लोअर इनकम लेवल, देखो, elasticity of demand for any commodity is generally less for higher income level groups in comparison to people with low income. ठीक है. देन लेवल ऑफ प्राइस, कि प्राइस कितना, अगर थोड़ा प्राइस है तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा और उसका चेंज होता है तो पड़ता है. देखो क्या लिखा, लेवल ऑफ प्राइस also affects the price elasticity of demand. Costly goods like laptop, plasma TV have highly elastic demand. लग्जरी आ गया. Demand is very sensitive to change in their price. However, demand for inexpensive goods like needle, matchbox. अब तुम्हें मैंने पूछ लिया क्वेश्चन, सॉल्ट है, बताओ डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है. अब इसका मतलब कंसेप्ट आपको क्लियर है एकदम. देन पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, एक चीज है जिसको मैं आज नहीं कल ले लूंगा, फौरन मेरे को जरूरत नहीं है, तो उसकी डिमांड जो है लेस इलास्टिक, क्योंकि आई कैन पोस्टपोन द यूज. क्या लिखा, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, यस, हाई इलास्टिक. वो प्राइस पे डिमांड डिपेंड करेगी कि जब प्राइस मेरे फेवरेबल में होगा तभी वो करूँगा. ठीक है. और अगर पोस्टपोन नहीं कर सकता तो लेनी. ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो. नंबर ऑफ, इसका मतलब है कंसेप्ट आपके ब्लड में चला गया. नंबर ऑफ यूजेस, कितने यूजेस में है कमोडिटी का यूज. इलास्टिक, ये देखो क्या कहता है, इफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन हैज सेवरल यूजेस देन डिमांड विल बी इलास्टिक. ठीक है, जैसे जैसे प्राइस गिरेगा उसका आप ज़्यादा यूज करते रहोगे, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसका डिमांड. इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मल्टीपल. ये एग्जांपल, इसमें इस स्लाइड को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ना, बड़ी मेहनत हुई है. ठीक है, और इसमें एक बार रीड कर लोगे. नेक्स्ट, जिनके सर जैसे मल्टीपल यूजेस हो वो सारे लेस इलास्टिक, और जिनके कम हो के यूजेस ज़्यादा इलास्टिक. जिनके यूजेस ज़्यादा होंगे वो मोर इलास्टिक होंगे. ये प्राइस, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वो ज़्यादा यूजेस में बांटता जाएगा. कम, हाँ, समझ रहा है. यस सर. एक बार फिर पढ़ना, नहीं आया तो मेरे पास आना. देन शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, आपके खर्चे में, टोटल खर्चे में उसका पार्ट कितना है. सॉल्ट है, मैच बॉक्स है, कोई कपड़े हैं, है रिलेटिवली. मैं तो सेफ होने के लिए मैं वर्ड यूज करूँगा रिलेटिवली इलास्टिक. ठीक है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है. अगेन मैं कहूँगा कि इसको बड़े ध्यान से, demand for goods like salt, needle, etc. tends to be inelastic. Consumers spend a small proportion of income on such, and when price of such goods changes, consumers continue to purchase almost the same quantity. Is it clear? Yes sir. So this is your theoretical portion, theory portion of elasticity of demand. I have covered degrees, meaning, methods, determinants. From tomorrow onwards we will be doing numericals of price elasticity of demand, और उसमें हो सकता है एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए. लेकिन फ्रेंड्स, ये चैप्टर देखो, एक और बताऊं कि जैसे ही हम ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर ख़त्म करेंगे, आपकी बुक में देखो तो सप्लाई का चैप्टर थोड़ा आगे दिया हुआ है, लेकिन अभी आपने डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ ली है, तो मैं सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई साथ ही ख़त्म करूँगा, क्योंकि जस्ट इसके ऑपोजिट जाना हमने. जो यहाँ इन्वर्स करते हैं रिलेशन, वहाँ डायरेक्ट करना, तो वो जल्दी ख़त्म होगा, अच्छा, और समझने में भी आसान होगा. ठीक है, तो इस हिसाब से हम चलेंगे. फ्रेंड्स, लास्ट में फिर से आप इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, so that we can give you good videos, and we will continue with that. Thank you. See you again. Thank you.